बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमें करना है इंटरनेशनल ट्रेड। आपकी बुक में 9 चैप्टर 9th यूनिट है, ठीक है। टॉपिक का जो नाम है बेटा, चैप्टर का नाम है इंटरनेशनल ट्रेड। आपकी बुक में जो चैप्टर का नाम है वो है इंटरनेशनल ट्रेड, और बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा चैप्टर है। कुछ ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल चीजें अगर आप थोड़ा फोकस से समझोगे आपको समझ आ जाएगी। इजी है, इसके क्वेश्चन भी बड़े प्यारे हैं। स्कोरिंग चैप्टर है तो मैं वही वाली पार्ट कराता हूँ फटाफट। जैसे जो स्कोरिंग है बहुत ईजी है, जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत ईजी है, मेहनत कम है, मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। अब इस चैप्टर में आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहले, सबसे पहले ये चैप्टर पूरा डेडिकेटेड किसके लिए बेटा? ये पूरे चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो दो कंट्रीज के बीच में। मतलब अभी तक जो भी बात थी ना, अभी हम कभी भी कंट्री के बियॉन्ड नहीं गए थे, हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर थे, डोमेस्टिक ट्रेड कर रहे थे, इंडिया टू इंडिया। अब इस जगह पे पर्टिकुलरली हम बात करेंगे जब एक कंट्री दूसरी कंट्रीज यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड करती है, उस ट्रेड को बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब आप समझिए कि यहां पे दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व होगी, पहला बात। दूसरी बात, इंटरनेशनल ट्रेड हमेशा दो कंट्री के बीच के रेजिडेंट के बीच में होगा। मतलब एक कंट्री का रेजिडेंट होगा इंडिया का और एक रेजिडेंट होगा यूएसए का, तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमेशा दो रेजिडेंट होंगे। कंट्री भी कितनी होगी? दो। और इस इंटरनेशनल ट्रेड में हमेशा फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा, मतलब फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होगी। जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन होता है ना, वो इंडियन रुपीज में नहीं होगा, वो डॉलर्स में होगा, चाइनीज येन में होगा, दिरहम में होगा, जो भी आप करेंसी समझ रहे हो। हमेशा इंटरनेशनल ट्रेड दो कंट्री के बीच में होता है, दो रेजिडेंट के बीच में होता है, और उसमें फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? इन्वॉल्व। समझ आया पहले फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब? तो पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए या इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग लिख लीजिए। तो आप पहले इसमें लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखना बेटा। इंटरनेशनल ट्रेड refers to exchange of goods comma services. International trade refers to exchange of goods comma services and resource between countries. नंबर ए, इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस या फिर रिसोर्स बिटवीन कंट्रीज। नंबर वन, सॉरी इसमें लिखना इट इन्वॉल्व। ये डेफिनेशन कंप्लीट हो गई यार, क्या कर रहा हूँ। आगे लिखना इट इन्वॉल्व, नंबर ए, ट्रांजैक्शन बिटवीन residents of different countries. It involves transaction between resident of different countries. इसमें दो कंट्रीज या दो से ज्यादा कंट्रीज के रेजिडेंट इन्वॉल्व होते हैं। नंबर बी, ट्रेडिंग विद मल्टीपल करेंसीज, ट्रेडिंग विद मल्टीपल करेंसीज अनलाइक डोमेस्टिक ट्रेड। तो जैसे डोमेस्टिक ट्रेड जब होता है, प्रश्न है डोमेस्टिक ट्रेड मतलब कंट्री के अंदर, उसमें तो बेटा एक ही करेंसी इन्वॉल्व है, रुपी। लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो वो रेजिडेंट्स के बीच में होता है, डिफरेंट डिफरेंट, और इसमें मल्टीपल करेंसी इन्वॉल्व होती है। और लास्ट बेटा पॉइंट नंबर सी है ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी देन डोमेस्टिक ऑब्लिक इंटरनल ट्रेड। ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी देन डोमेस्टिक ऑब्लिक इंटरनल ट्रेड ड्यू टू इट्स
हेट्रोजीनियस नेचर। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर 1 डन, पॉइंट नंबर 2 डन। जी, पॉइंट नंबर 1 में डेफिनेशन बताया, क्या डेफिनेशन में क्या बोला? इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? एक्सचेंज। इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस और बिटवीन कंट्रीज। दूसरी बात क्या बताई इसमें बेटा? दूसरी बात यहाँ पे बोली है कि भैया ये जो है, ये क्या है? ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट होता है, मल्टीपल करेंसी इन्वॉल्व होती है, और क्योंकि ये हेट्रोजीनियस होता है नेचर में, तो कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है? ज्यादा। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट करेंसीज है, डिफरेंट कंट्रीज है, अलग अलग चीज है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है। पहले बताओ ये क्लियर है? और बेटा लास्ट पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे, टुडे कॉमा लिबरल ट्रेड is aimed at so as to achieve global economic development। तो बेटा आजकल के टाइम पे ट्रेड कैसा बना दिया है? लिबरल। लिबरल मतलब क्या होता है? लिबरल मतलब मैंने बताया था फ्रीडम। लिबरल कब होता है? लिबरल तब होता है जब आप गवर्नमेंट इंटरवेंशन को क्या कर देते हो? हटा देते हो या कम कर देते हो। तो आजकल के लिबरल ट्रेड में बहुत ज्यादा फोकस है, क्योंकि आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है। तो पहले आपको मैंने तीनों का मीनिंग बता दिया। आई होप बेटा इंटरनेशनल ट्रेड का मीनिंग क्लियर है। ठीक है जगदीश भाई, इंटरनेशनल ट्रेड समझ आया बेटा क्या होता है? जब आप दो कंट्रीज के बीच में एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विस एंड रिसोर्स करते हो। इसमें तीन बातें, रेजिडेंट मल्टीपल इन्वॉल्व होता है, मल्टीपल करेंसी इन्वॉल्व होती है, और हेट्रोजीनियस नेचर की वजह से ये कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। और आजकल लिबरल ट्रेड को बहुत ज्यादा प्रमोट करें, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इससे होती है बहुत। वेरी गुड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, प्लीज कोई भी दिक्कत आए तो बता देना। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस डोमेस्टिक ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस डोमेस्टिक ट्रेड। ऋषभ भाई दोनों में डिफरेंस क्लियर होगा वैसे तो। इंटरनेशनल ट्रेड में एक रेजिडेंट होता है, मोर देन वन। मोर देन वन। डोमेस्टिक में इंडिया वाला इंडिया वाले से कर रहा है, रेजिडेंट एक ही है। यहाँ पे मल्टीपल करेंसीज इन्वॉल्व होती है, और डोमेस्टिक ट्रेड में एक ही करेंसी। क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कम है ना। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड जो है, उसमें ये बात याद रखना बेटा, यहाँ पे ना आप डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ एक्सपोर्ट वाली मार्केट को भी फोकस करते हो। और डोमेस्टिक ट्रेड में सिर्फ कौन सी मार्केट? ओनली डोमेस्टिक मार्केट। ठीक है, तो डिफरेंस कौन सा? कौन सा बताऊं? हाँ, आप बोल सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड आउटसाइड दी बाउंड्री कवर करता है, डोमेस्टिक ट्रेड विद इन दी बाउंड्री कवर करता है। तो अभी हम लिख लेते हैं अच्छे से। ठीक है बेटा, पहला बेसिस बनाना, पहला बेसिस बनाना मीनिंग। अब मीनिंग के बेसिस पे क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड लिखना, आपको वैसे ऊपर लिखवा दिया था, एक्सचेंज ऑफ गुड्स कॉमा सर्विसेज कॉमा रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड में जाना, डोमेस्टिक ट्रेड क्या होता है बेटा? ये क्या है? सेम ट्रेड है तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स कॉमा सर्विसेज कॉमा रिसोर्सेज होगा विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। प्रश्न बेटा क्लियर है? वहां पे डिफरेंट कंट्रीज होगी, और वहां पे विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, एक ही कंट्री इन्वॉल्व होगी। ठीक है गोपाल भाई। सेकेंड पॉइंट, पर्सन। बेटा पता है आपको ऑलरेडी, यहां पे लिखो ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ
डिफरेंट कंट्रीज, ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्री, या तो डिफरेंट कंट्री के रेसिडेंट होते हैं, और यहां पे प्रश्न जी क्या होगा, ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ सेम कंट्री या वन कंट्री। तो ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंट ऑफ सेम कंट्रीज। थर्ड लिखना बेटा, रेगुलेशंस बेटा इंटरनेशनल ट्रेड में ना आप एक गवर्नमेंट की टेरिटरी में डील कर रहे हो एक से ज्यादा, तो जो लॉज एंड लीगल सिस्टम होगा वो भी एक से ज्यादा होगा। मतलब यार आपको दोनों कंट्रीज के लॉ को फुलफिल करना पड़ेगा ना, तभी आप बेच पाओगे। तो यहाँ पे जो लीगल सिस्टम है, रेगुलेशन है, वो ज्यादा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है। और वहां पे डोमेस्टिक वाली में, क्योंकि वहां पे आपको एक ही कंट्री के लीगल एप्टीट्यूड देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला, रेगुलेशन में लिखो इन्वॉल्व मल्टीपल लीगल सिस्टम, कॉमा डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन, कॉमा फॉर्मेलिटीज, कॉमा ट्रेड बैरियर्स, कॉमा शिपिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा। इस साइड में involves law of only one country and less documentation and procedural formalities। पॉइंट नंबर 4 बेटा टैरिफ की बात करें, टैरिफ की। तो एक बात बताओ, देखो टैक्स तो दोनों में लगता है ना, बस डिफरेंस क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में लगेंगी इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम्स, और डोमेस्टिक ट्रेड में लगेगा डोमेस्टिक टैक्स, जो क्या लगता है, जीएसटी। वेरी गुड। तो यहां लिखो, यहां पे क्या लिखेंगे भैया, यहां पे लगता है कस्टम्स वालों के टैरिफ, कस्टम टैरिफ इफ इज एप्लीकेबल, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, कस्टम ड्यूटी वगैरह, और यहां पे डोमेस्टिक टैरिफ इज एप्लीकेबल। और बेटा लास्ट पॉइंट लिख लेना डिफरेंस में, पॉइंट नंबर 5, करेंसी। प्रसन्न जी इंटरनेशनल ट्रेड में करेंसी कितनी होगी, एक या एक से ज्यादा? तो यहां लिखो टू और मोर करेंसीज आर इन्वॉल्व, $1। क्या हो गया शोम भाई? और यहाँ पे ओनली वन करेंसी इज इन्वॉल्व। आई होप बेटा इंटरनेशनल ट्रेड क्लियर है, और इंटरनेशनल ट्रेड डोमेस्टिक ट्रेड से कैसे डिफरेंस है ये भी क्लियर है। आपको कुछ भी डिफरेंस लॉ की तरह यार याद नहीं करना, आपको सिर्फ इसको रीड देना है, क्योंकि जब आप इसे रीड देंगे तो आपको एमसीक्यू मटेरियल रेडी हो जाएगा। आपको बस ये नोट्स सब पढ़ने हैं, रट्टे नहीं लगाने, क्योंकि आपको डिफरेंस थोड़ी लिखने आना है। वहां पे बोलेगा इनमें से कौन सा डोमेस्टिक ट्रेड में नहीं आता, इट इन्वॉल्व मोर देन टू करेंसी, बस टिक लगा देना। तो आपको थोरो रीडिंग करनी है, पंगे नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके दो चीजें आती है, एक आता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के एडवांटेजेस, और एक आता है इंटरनेशनल ट्रेड करने के डिसएडवांटेज। पहले एडवांटेज सोचो, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे, सबसे पहला सुनो, इंटरनेशनल ट्रेड करने से जीडीपी क्या होगी, इनकम क्या होगी, एक्सपोर्ट्स क्या होंगे, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स क्या होंगे, क्योंकि इसमें तो डॉलर इंडिया में आएगा। आपकी डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ आप फॉरेन मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हो। तो आप प्रोडक्शन प्रोडक्शन क्या करोगे, प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो बेटा आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। प्रोडक्शन में बढ़ाते हैं ना, जब आप लार्ज स्केल पे लॉन्ग रन में प्रोडक्शन करते हो, जब बहुत ज्यादा बनाओगे
तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या होती है, कम होती है, उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलते हैं, तो ये बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है इंटरनेशनल ट्रेड के? इंपोर्ट जो कर रहा होगा, जो जैसे इसको थोड़ा बेटर कर देता हूं, जो वीक कंट्री जो एक्सपोर्ट नहीं करती सिर्फ इंपोर्ट करती है, उसके लिए ड्रीम मेरिट है, क्योंकि वो तो भैया इंपोर्ट ही करे जाएगी बस, और पेमेंट ही करी जाएगी, उसके रिजर्व कम हो जाएंगे। जो बड़े बड़े जाइंट्स है, बड़े बड़े कंट्रीज, वो छोटे कंट्रीज को अपने डिपेंडेंट बना के दबा देंगे, जैसे चाइना और श्रीलंका, या चाइना और पाकिस्तान। समझो कैसे? अब जैसे चाइना है, चाइना जो है ना, वो इतना बड़ा जाइंट है प्रोडक्शन में, अगर उसने डिसाइड करा कि श्रीलंका में ना मैं इतना सारा क्वांटिटी में बना के बेचूंगा, तो बेटा उसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगा, कॉस्ट कम होगी, तो जो श्रीलंका के प्रोड्यूसर है उनकी बैंड नहीं बचेगी, क्योंकि वो उस प्राइस पे बेच ही नहीं पाएंगे, छोटे लोग है ना। चाइना तो बहुत जाइंट है, वो बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करेगा, कॉस्ट कम लगाएगा। तो इसके एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, तो इससे भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। हेडिंग डालना बेटा आज की पहले, अब सॉरी नेक्स्ट। बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बेनिफिट या एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। स्टैंडर्ड इंक्रीज सर, ये भी कब तक ओवर होगा बेटा? मेरा आइडिया तो है कि ये 7-8 तक मैं निपटा दूं, बाकी देखें, आज 3 है ना, हाँ 7-8 तक निपटा दूं, और अकाउंट्स के बाद आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। रिवीजन में मैं माइक्रो करवाऊंगा ढंग से पूरा, नेशनल इनकम, इंडियन इकोनॉमी, और मनी और पब्लिक फाइनेंस में से कोई भी एक चैप्टर जो आप बोलोगे, ठीक है? दोनों में से इंपॉर्टेंट है। अब दोनों के फायदे हैं, जो पब्लिक फाइनेंस है वो इजी है, कॉन्सेप्चुअली इजी है, ज्यादा कोई पंक्ति नहीं होते, और क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट आते हैं, सिंपल, लेकिन लेंदी बहुत है। मनी मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन कंपेरेटिवली छोटा है। तो जैसा बच्चे वोट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो मैं करवाऊंगा बेटा, मैं माइक्रो पूरी कराऊंगा, नेशनल इनकम और इंडियन इकोनॉमी कराऊंगा, उसके बाद 2 चैप्टर आपके हवाले, जो आप उनमें से एक कोई भी चैप्टर बोलो, या तो मनी मार्केट या पब्लिक फाइनेंस, उसके अकॉर्डिंग हम कर लेंगे। बाकी मनी मार्केट तो अभी रिसेंटली हुआ है, तो आई होप याद हो आपको। बाकी ऐसे कुछ नहीं, अगर आप बोलोगे तो मैं डाउट्स भी ले लूंगा, उसके कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको सही लगे। अच्छा, एडवांटेजेस में आओ भाई, बेटा पहला पॉइंट जल्दी जल्दी लिखना। पहला होता है इसने तो पूरा घर वाली बात बना ली, हंसते में आएगा, शर्म भी नहीं आ रही, इतनी सी भी लाज नहीं है इसको कि लेट आया, सॉरी सर लेट हो गया, हंसते में आएगा। बैठ जल्दी बैठ। फ्रॉम बॉटम ऑफ माई स्टमक, अच्छा बॉटम ऑफ माई हार्ट, नहीं तेरे दिल से बड़ा स्टमक है ना, तो लगा उससे ज्यादा सॉरी फील करेगा। जल्दी बैठ। हम पढ़ते हैं, तू तो क्या, तू पढ़ता पढ़ता नहीं। पहला पॉइंट, बूस्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हायर इनकम। बेटा अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो बेटा आपकी इनकम, जीडीपी ग्रोथ सब क्या होगी, ज्यादा, एफिशिएंसी आएगी, बेटर होगा। सेकेंड पॉइंट, मेरिट में लिखना, एफिशिएंट यूज ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। बेटा आप अपने रिसोर्सेज का कैसा यूज करोगे, एफिशिएंट यूज करोगे, कॉमन कॉमन पॉइंट है। अभी करनी पड़ेगी, नहीं मैं रूम चेंज नहीं करूंगी। हाँ कहाँ पे करना है, छोटे वाले रूम में? यार आपको थोड़ा रूम शिफ्ट करना पड़ेगा, जल्दी से रूम शिफ्ट कर लो। चलो जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट मत करना, बट जल्दी से सेटल हो जाना वहां जाके, जल्दी से सेटल हो जाओ जल्दी से। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे 1 मिनट देना, थोड़ा यार रूम का कुछ इशू हो रहा है, हम लोग रूम की शिफ्टिंग
अरे वो कुछ होगा। ऋषभ भाई गेट बंद कर देना प्लीज। देव भाई गेट बंद कर दो। वो लाइन है ना उसके नीचे। हाँ। पॉइंट नंबर 3। बेटा रिड्यूस इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट में लिखो, रिड्यूस द चांसेस ऑफ डोमेस्टिक मोनोपोलीज, रिड्यूस द चांसेस ऑफ डोमेस्टिक मोनोपोलीज। बेटा अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो आपकी कंट्री में कोई डोमेस्टिक मोनोपोली क्रिएट नहीं कर पाए। अगर आपने इंटरनेशनल ट्रेड बंद कर रखे कि भाई करने नहीं है, तो बेटा एक कंपनी है उसने एक टीवी बना दिया, जैसे माइक्रोमैक्स था पहले, वही बना रहा था, वही चल रहा था। लेकिन जब आपने इंटरनेशनल ट्रेड करोगे तो भाई मोनोपोली नहीं हो सकती, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ होगी। हाँ वो भी आएगा अभी। फोर्थ लिखो, प्रोवाइड एक्सेस टू न्यू मार्केट्स एंड मटेरियल्स। बेटा जब आप डोमेस्टिक से इंटरनेशनल ट्रेड पे जाओगे तो आपको क्या न्यू मार्केट का एक्सेस नहीं मिलेगा, आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा, अपने आप बेटर है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखना बेटा, फिफ्थ जो एडवांटेज मिलेगा वो लिखो, ऑटोमेशन। हाँ कौन सा वाला लिखना है बेटा? हाँ वो ज्यादा वाला, ई एक्स वाला जो होता है ना, वो एक्सेस मतलब वो ज्यादा होता है, ये होता है एक्सेस मतलब एक्सेस करना, मतलब आपको ना एंट्रेंस मिलेगी न्यू मार्केट में। चुप रहा है। नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ ऑटोमेशन मिलेगा, कॉमा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होंगे, कॉमा ग्रोथ ऑफ इनोवेशन, ग्रोथ ऑफ इनोवेशन, कॉमा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये आपके बेटा सारे के सारे एडवांटेज है। आई होप क्लियर हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई? वेरी गुड। तो हमने इंटरनेशनल ट्रेड कर लिया, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल डोमेस्टिक कर लिया, इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस कर लिए। अब लास्ट आपका एक जो टॉपिक छोटा सा और बच गया वो है लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आप छोटू सी क्लास इंट्रोडक्शन में हेडिंग डालो, लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बस आपको कोई रट्टे नहीं लगाने, बस रीड करना है अच्छे से, ऑप्शन आएंगे आपको, ऑप्शन में अपने आप क्लिक हो जाएगा। लिमिटेशंस
या सर डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सर लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है जी। अब लिमिटेशंस में देखो बेटा पॉइंट्स। पहला पॉइंट नंबर 1, मे नॉट इक्वली बेनिफिट may not equally benefit। सर 5th पॉइंट में लास्ट वर्ड क्या लिखा है बेटा? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऑल नेशंस may not equally benefit all nation due to unequal market access। बेटा जरूरी नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड सबको इक्वल बेनिफिट दे। सबको क्या दे? इक्वल बेनिफिट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये मैप है, कंट्री 1, कंट्री 2, कंट्री 3, कंट्री 4, कंट्री 5, कंट्री 6, कंट्री 7, कंट्री 8, कंट्री ऐसे है। अब एक बात बताओ भाई, ये वाली जो मार्केट है इसके लिए कितना बेनिफिट है ज्योग्राफिकली? क्यों? क्योंकि ये इजीली सारी मार्केट को क्या कर सकता है? एक्सेस। लेकिन जो ये वाली मार्केट है इसको इसको एक्सेस करना बहुत ज्यादा क्या पड़ सकता है? कॉस्टली पड़ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो वही कह रहा है कि भैया हर मार्केट का ना एक्सेस अनइक्वल है, तभी सबका बेनिफिट भी क्या हुआ? अनइक्वल। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ जी ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सेकेंड लिमिटेशन लिखना बेटा, अंडर प्रिविलेज्ड countries are vulnerable by powerful global corporations। बेटा जो अंडर प्रिविलेज कंट्रीज है, छोटी छोटी कंट्रीज, वो बहुत उनको ना बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है, या तो वो उनके लिए लैक हो जाता है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ये गड़बड़ है। थर्ड पॉइंट लिखो, थर्ड लिमिटेशन, एक्सटेंसिव environmental damage। पॉइंट नंबर 4, रैपिड रिसोर्स डिप्लीशन। भाई अब मैं अपने घर के लिए बना रहा था तो प्रोडक्शन होती थी कम, रिसोर्स यूज होते थे कम। लेकिन जब मैं अपने घर के साथ साथ बाहर वाले लोगों के लिए भी बनाऊंगा तो बेटा फिर मुझे प्रोडक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, उससे इन्वायरमेंटल डैमेज क्या होगा? उससे मुझे रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्ट ज्यादा करना पड़ेगा, तो उनका डिप्लेशन भी क्या होगा? ज्यादा खत्म हो जाएंगे जल्दी से। ये एक प्रॉब्लम आ जाती है इंटरनेशनल ट्रेड में। फिफ्थ लिखना बेटा, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड ट्रेड साइकिल्स in one country can quickly spread to other। बेटा क्या आपने बिजनेस साइकिल पढ़ी थी? सर सेकंड एक बार और बता दो। हाँ बेटा मैं सारे बता दूंगा, टेंशन मत ले। अनुष्का जी टेंशन मत लीजिए, मैं सारे बताता हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस और ट्रेड साइकिल जो है वो एक कंट्री से स्प्रेड हो सकता है। बेटा याद है बिजनेस साइकिल, उसका फीचर था कंटेजियस एंड इंटरनेशनल इन नेचर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, अब मान लीजिए जो यूएस है ना, यूएस वो बहुत ज्यादा एक्चुअल में इंडिया से आईटी सर्विसेज लेता है। इंडिया से क्या लेता है? आईटी सर्विस बहुत ज्यादा लेता है। तो अगर यूएस में रिसेशन आया तो इंडिया का आईटी जो सेक्टर है इसमें पूरा रिसेशन आएगा, तो वहां पे लोगों की नौकरियां जाएगी, जॉब से ले ऑफ होंगे। तो क्या बोल रहा है? कह रहा है क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड होता है ना, तो ट्रेड साइकिल एक जगह पे जब आती है तो उससे दूसरे सेक्टर अफेक्ट हो जाते हैं। ये एक लिमिटेशन है। तो अगर यूएस में रिसेशन आया
तो इंडिया के आईटी सेक्टर में भी क्या आएगा, रिसेशन। ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। पॉइंट नंबर 6, इम्पेयर इकोनॉमिक ऑटोनॉमी एंड, सर मीटिंग रिजॉइन, हाँ बेटा मीटिंग रिजॉइन कर लो प्लीज, मीटिंग रिजॉइन कर लीजिए एवरीवन। impaired economic autonomy and political sovereignty, political sovereignty मैं लिखवा रहा हूं, and political sovereignty and इसके साथ तो लिखो lack of transparency फुल स्टॉप। मतलब कई बार ना क्या होता है, कुछ ट्रांजेक्शन में ना किसी पर्टिकुलर कंट्री को ही बेनिफिट हो रहा होता है, बेनिफिट अनइवन होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे इंडिया और यूएसए का ट्रेड हो रहा है, अब प्रश्न ना यूएस कह रहा है कि हमारे आपसे इतने अच्छे संबंध है, हम ना नॉर्मल इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं 15%, लेकिन आपके लिए सिर्फ आपके लगाएंगे 10%। तो क्या अब इंडिया ये चेक कर सकता है कि वो नॉर्मली कितना ड्यूटी लगा रहा है दूसरों पे? नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है ना। पॉलिटिकली इंटरेस्ट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं वो अब वो बोल रहे हैं कि भाई बाकियों के लिए 15, आपके लिए 5 का डिस्काउंट, आपके लिए इंपोर्ट ड्यूटी 10 रखेंगे। अब आपको थोड़ी पता है बाकियों के लिए कितनी है, हो सकता है बाकियों के लिए 5 हो, आपने 5 ऐड करके 10 रखवा रहे, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो पॉलिटिकली कन्वर्जन हो जाते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने बेनिफिट के लिए, इंडिपेंडेंस नहीं है। तो ये चीज बोलिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, पहला, हर कंट्री को इक्वल बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा, जो छोटी और अंडर प्रिविलेज कंट्रीज है उन्हें बड़े बड़े प्लेयर्स दबा के रखेंगे। तीसरा, इन्वायरमेंटल डैमेज होगा, रिसोर्स ज्यादा जल्दी डिप्लेस होंगे, और ट्रेड साइकिल में जब चेंज आएगा तो एक जगह से दूसरी कंट्री में स्प्रेड हो सकता है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो चेंज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंसी नहीं होगी, ठीक, डिपेंडेंसी आ जाएगी, कोई दिक्कत। ये सारे क्या होगा बेटा, डिसएडवांटेज। तो इंटरनेट बेटा, इसमें सोवरेनिटी का मतलब आता है कि ना पॉलिटिकल जो पॉलिटिक्स जो गवर्नमेंट है वो अपने फायदे के लिए, अपने एक तरफा बेनिफिट के लिए चीजें कर सकती है कई बार, और वो ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें उनका तो फायदा हो रहा है लेकिन आपका कुछ नहीं हो रहा, मतलब आपको हो सकता है नुकसान हो या आपको भी बेनिफिट ना हो, ऐसी चीजें कर सकते। चलिए 4 पॉइंट क्लियर है भाई। इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, डोमेस्टिक ट्रेड और वो कैसे लोग होते हैं वो बता दिया, बेनिफिट बता दिया और लिमिटेशन। अब फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, लास्ट टॉपिक बचा है एक, और उसी टॉपिक में थोड़ा काम करना है हमने को, यहीं से क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको आज टोटल 4 या 5 थ्योरीज है, आप कहते हैं मनी, डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज थी, क्या है, क्यूटीएम थ्योरी थी जो फिशर ने दी थी, उसके बाद कौन था, कैम्ब्रिज वाली थ्योरी थी, उसके बाद मेन केन्जियन थी, पोस्ट केन्जियन में भी थी टॉबिन की, बोमल की, है ना, फिशर फ्रेड्समैन की। बेटा ऐसे ही इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर भी 4-5 इकोनॉमिस्ट ने अपनी थ्योरीज दी कि इंटरनेशनल ट्रेड कैसे होता है, उन्होंने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया बेसिकली। मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। पहली बात, चैप्टर है 8 से 10 नंबर का, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन इन थ्योरी से, 3 क्वेश्चन मिनिमम लेके चल रहा हूँ, थ्योरी से लेके 4 या 5 थ्योरी है, 3 क्वेश्चन यहां से डन है। दूसरी बात, ये थ्योरी एब्सोल्युटली अजम्पशन बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? इनका प्रैक्टिकल जीवन से, प्रैक्टिकल लाइफ से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होता। बस ये एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक बस एजुकेशन पर्पस के लिए आपको पढ़ा रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको खुद समझ आ जाएगा सर ये तो थोड़ी इम्प्रैक्टिकल सी बात बोल रहे हैं, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। अब ये बहुत पुरानी थ्योरीज बनी हुई है बेटा, तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से बस बताया हुआ है, प्रैक्टिकली आप अप्लाई मत करना कि सर ऐसे कैसे होगा, ये ऐसे थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकल। अजम्पशन है, पहली मैं अजम्पशन आपको बता दूंगा क्या क्या अजम्पशन, ठीक है ना। तो आप बेटा हेडिंग डालिए, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, 4 या 5 थ्योरी होगी, आज मैं 2-3 तो करवाई दूंगा, और आज जो 2-3 करवाऊंगा ना, 3 में से 2 जो पीछे वाली 2 है उसमें से गारंटेड क्वेश्चन लिख लो, गारंटेड 100%। और बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल।
हेडिंग डाला इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हेडिंग डालेंगे, नाम ही में है बेटा देखो इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है जी, समझेगा क्या क्या बोल रहा है बेटा? इसमें सबसे पहले आती है थ्योरी नंबर 1, सबसे पहले आती है थ्योरी नंबर 1 जिसे बोलते हैं द मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। द मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और एक लाइन में खत्म कर दो इस थ्योरी को, बस एक लाइन में। पेपर में एमसीक्यू आ सकता है इसका। एक लाइन में अगर खत्म करूं ना इस थ्योरी, मर्केंटलिस्ट ने मतलब क्या बोला था? मर्केंटलिस्ट ने बोला था कि भैया एक इकोनॉमी के लिए इंटरनेशनल ट्रेड तभी अच्छा है, एक लाइन में पूरी थ्योरी बता रहा हूं, जब आपके एक्सपोर्ट्स, वेरी गुड, जब आपके एक्सपोर्ट्स क्या हो, ज्यादा एज कंपेयर टू योर इंपोर्ट्स, बस खत्म प्रश्न ना। मर्केंटलिस्ट थ्योरी जो है वो एक पर्सन थे, मर्केंटलिस्ट नाम है एक बंदे का, इन्होंने एक, मैं कह रहा हूं नाम है, सॉरी, मर्केंटलिस्ट एक पॉलिसी का नाम है, पहले यूज होती थी पॉलिसी, इस पॉलिसी का नाम है। और ये पॉलिसी कहती थी कि भैया एक जो कंट्री है ना उसके लिए अच्छा तभी होगा जब वो एक्सपोर्ट ज्यादा करे, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से पैसा आता है और इंपोर्ट क्या करना है, कम। तो बाद में ना इस पॉलिसी को आपके मॉड्यूल में थ्योरी की तरह बना दिया। तो मर्केंटलिस्ट थ्योरी कहती है इंटरनेशनल ट्रेड किसी कंट्री के लिए तब सक्सेसफुल होगा जब वो एक्सपोर्ट करेगी ज्यादा, इंपोर्ट करेगी कम। या फिर मैं इसे और बेटर वे में बताऊं तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि उसका फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं उसका फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो? बेटा समझते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बचपन में आपने पढ़ा है ना बीओपी। अब प्रश्न, आपको नहीं पता बीओपी क्या होता है, बेटा सुनो बीओपी क्या होता है, बहुत सिंपल है प्रश्न। प्रश्न बैलेंस ऑफ पेमेंट ना बेटा एक अकाउंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा? एक अकाउंट जिसमें ना हम ना सारा रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। सारा क्या रिकॉर्ड करते हैं? कंट्री को कहां कहां से फॉरेन करेंसी आ रही है, मतलब एक्सपोर्ट्स, और कहां कहां फॉरेन करेंसी देनी है, उसके अकाउंट को बोलता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल कब होगा? जब आपके पास कैश का इनफ्लो आया है ज्यादा और आउटफ्लो गया है कम, यानी एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम। तो इनडायरेक्टली दो तरीके हैं, स्नेहा दो तरीके। पहला, मर्केंटलिस्ट थ्योरी ने क्या बोला? पहला कि आपका इंटरनेशनल ट्रेड तभी सक्सेसफुल है जब एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम, या मैं ऐसे बोलूं बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा हो, फेवरेबल। कोई दिक्कत? लिखवाना चालू करो इसको, बहुत बढ़िया। लिखो बेटा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखना है इसमें। मर्केंटलिज्म पहले पॉलिसी थी। अरे यार क्या है ये, was an economic policy was an economic policy एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अकाउंट, बिल्कुल शुभम भाई, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन यूरोप फ्रॉम 16th टू 18th सेंचुरीज। बेटा 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। जो मर्केंटलिस्टिक व्यू है ये पहले मर्केंटलिज्म थ्योरी थी, कहां थी? यूरोप में 16 टू 18 सेंचुरी में। पॉइंट नंबर 2 लिखना, इट इन्वॉल्व गवर्नमेंट कंट्रोल
of industry and trade. It involves government control of industry and trade, comma, aiming to maintain a surplus of exports over imports. बस ये वर्ड दिखेगा आपको, ये वर्ड कीवर्ड है इसका। जहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट्स कम आ जाए वहां पे बेटा कौन सा व्यू है? मर्केंटलिज्म व्यू है। इट इन्वॉल्व गवर्नमेंट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड और एम होता है कि भैया हमें सरप्लस रखना है एक्सपोर्ट से ओवर इंपोर्ट्स। थर्ड लिखो, मर्केंटलिस्ट बिलीव्ड, ये जो पॉलिसी है बिलीव क्या करती है? बिलीव अ नेशंस पावर was sustained by this export surplus। ये कहता है कि वही नेशन पावरफुल है जिसका क्या है? एक्सपोर्ट सरप्लस, जो एक्सपोर्ट कम ज्यादा करता है और इंपोर्ट्स कम करता है। दिस एक्सपोर्ट सरप्लस पॉइंट नंबर 4, मर्केंटलिज्म emphasized aggressive export policies, aggressive export policies to accumulate wealth and achieve a favorable BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बीओपी कैसा आना चाहिए? फेवरेबल। इसका ये एम होता है। लास्ट पॉइंट नंबर कितना है? पॉइंट नंबर 5 है क्या? 1 2 3 4 5, हाँ 5, पॉइंट नंबर 5 लास्ट लिखेंगे। These principles remain relevant in today's economy। और बेटा ये एक लौती ऐसी पॉलिसी है जो आज की इकोनॉमी में भी चलती है। बस ये, इसके बाद से सारी पॉलिसी तो अजम्पशन बेस्ड, सारी पॉलिसी बेकार है। अजम्पशन बेस्ड मतलब पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे नहीं। दिस प्रिंसिपल रिमेन्स रिलेवेंट इन टुडेज इकोनॉमी, particularly in discussion about trade policy। बेटा ये आपकी पहली पॉलिसी होती है खत्म, ठीक है? इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में ये आपकी पहली पॉलिसी होती है खत्म। दैट इज मर्केंटलिस्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे सिंपल, सबसे पहली थ्योरी है। देख भाई क्लियर है? इस थ्योरी का मानना क्या है कि भैया एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा और इंपोर्ट हमेशा, इससे बीओपी में हमेशा क्या आना चाहिए? सरप्लस। और एक कंट्री की जो पावर है वो यही है कि उसका एक्सपोर्ट सरप्लस में निकले। इसको मर्केंटलिस्ट व्यू बोलते हैं और ये पहली पॉलिसी थी यूरोप में 18 सेंचुरी में। बाद में इसको पॉलिसी बना। क्लियर है? अब आई सेकंड पॉलिसी, सेकंड थ्योरी। इंटरनेशनल ट्रेड में एक और इकोनॉमिस्ट ने अब अपना व्यू दिया, सब अपना अपना व्यू दे रहे हैं, तो ये भी एक व्यू है बेटा। आप हेडिंग डालना। नहीं नहीं सर, थैंक यू सो मच आपकी। सेकंड है बेटा, द थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। बेटा इसे कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पक्का, और इतना इतना ही नकली क्वेश्चन आएगा, मैं क्या बताऊं, बहुत इजी आएगा। द थ्योरी ऑफ, अंडरलाइन कर लेना वर्ड है एब्सोल्यूट एडवांटेज। अब ये तुम्हारे दिया था फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स में। कौन थे फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स? फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन थे? एडमिन
एडम स्मिथ, एडम एडमिन, उसके नाम की मावेली कर दी तुमने बेटा। एडम स्मिथ क्या थे? एडम स्मिथ। अब देखो, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज ये दी थी एडम स्मिथ ने, और ये 2x2 मैट्रिक्स पे बनी। 2x2 मैट्रिक्स मतलब ये अजम्पशन पे बनी है 2x2। 2x2 मतलब ओनली टू कंट्रीज प्रोड्यूसिंग ओनली टू कमोडिटीज। क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? नहीं। एडम स्मिथ ने पहले ही बोल दिया भाई, अजम्पशन ले रहा हूं, सिर्फ दो कंट्री है जो ट्रेड करी आपस में। एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? अब एक कंट्री पता नहीं कितनी कंट्री से ट्रेड करती है, और जो ट्रेड हो रहा है उसमें सिर्फ कितनी कमोडिटी है? राइस एंड क्लोथ। एग्जाम्पल के लिए राइस एंड क्लोथ सिर्फ। तीसरी बात, इन्होंने सारी पूरी थ्योरी में सिर्फ एक ही इनपुट अज्यूम करा है, दैट इज लेबर। इन्होंने बोला कि राइस और व्हीट और क्लोथ जो भी आप बना रहे हो दो कमोडिटी, उसमें बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही फैक्टर चाहिए, विच इज लेबर। एक्चुअल में ऐसा होता है, मशीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ। अब ये बताता है क्या, सुनो सुनो, पहले पेन रखो और समझने पे ध्यान दो। पहले मैं समझा रहा हूं, फिर मैं लिखवा दूंगा, अगर समझ आ गया तो गेम खत्म। बेटा एडम स्मिथ भैया ने हमें क्या दिया? हमें दिया एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी। क्या दिया बेटा? एब्सोल्यूट एडवांटेज का थ्योरी। अब ये थ्योरी क्या होती है, पहले इसको समझाने से पहले मैं इस थ्योरी की अजम्पशंस के बारे में बात कर लेता हूं। इस थ्योरी की किसकी बेटा? अजम्पशंस। अभी मैं प्रॉपरली सब लिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, पहले मैं समझा रहा हूं। अजम्पशन नंबर 1 बेटा, कंट्री कितनी होगी? 2। अजम्पशन नंबर 2, कमोडिटी कितनी होगी? 2। तो 2 कंट्री 2 कमोडिटीज। और अजम्पशन नंबर 3 और भी हम लिखेंगे, बट इनपुट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? लेबर। अब क्या मैं बताऊं को एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या बोलता है? एडम स्मिथ ने बोला भाई देखो, मान लो हमारे पास दो कंट्री है, एक है कंट्री ए, ठीक है, और एक है कंट्री बी। वी हैव टू कंट्रीज, कंट्री ए और कंट्री बी। दो कंट्री के साथ प्रश्न कमोडिटीज भी कितनी है? 2। तो बेटा एक इन्होंने लिया था राइस और एक इन्होंने लिया मान लो क्लोथ। अब समझना बेटा, मैं डेटा दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना। कंट्री ए जो है वो बनाती है 10 kg राइस पर लेबर आवर में। मतलब अगर कंट्री ए में 1 घंटा लेबर काम करेगा तो वो कितना केजी राइस बनाएगा? 10 kg। और यहां पे बनता है 7 kg ऑफ राइस पर लेबर आवर में। मतलब 1 घंटे लेबर यहां पे कितना बनाता है? 7 kg। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट, कंट्री ए जो है वो क्लोथ बनाती है 50 मीटर पर लेबर आवर में, और ये बनाती है 70 मीटर्स पर लेबर आवर में। पहले बताओ कोई दिक्कत? डेटा समझ आया? अब ध्यान से समझना बेटा, एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब है जिस कंट्री को जिस कमोडिटी बनाने में बेनिफिट है, या वो उस कमोडिटी को बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज रखता है। जैसे अगर मैं राइस में पूछूं तो दोनों कंट्री एक एक घंटा ऑफ लेबर आवर लगाएगी, लेकिन एब्सोल्यूट एडवांटेज किसको है? कंट्री ए को, क्योंकि कंट्री ए कैन प्रोड्यूस मोर राइस एज कंपेयर टू बी पर लेबर आवर में। तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि स्नेहा कंट्री ए को राइस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है? बेटा कंट्री ए को राइस के केस में क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज। लेकिन जब मैं क्लोथ की बात करूंगा तो क्लोथ के केस में क्या होगा? सर कंट्री बी को क्लोथ में क्या है? एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो यहां पे कंक्लूजन क्या आया कि इसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? राइस। और बी की एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? क्लोथ्स। तो बेटा एल्फ्रेड एडम स्मिथ ने ये तो बोला, एडम स्मिथ ने कहा कि दो कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड तभी हो सकता है जब कंट्री ए की एब्सोल्यूट एडवांटेज हो एक कमोडिटी में, और कंट्री बी की दूसरी कमोडिटी क्या हो? एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो पता क्या होगा? ये कह रहा है भैया सिंपल सा, ये इसको राइस बना के दे देगा। मतलब कंट्री ए सिर्फ क्या बनाएगा? सिर्फ राइस ही बनाएगा। कंट्री ए सिर्फ क्या बनाएगा? ओनली राइस। क्लोथ बनाई मत तू सारे लेबर आर किसको दे? राइस को दे, क्योंकि राइस में तेरी एब्सोल्यूट एडवांटेज ना, बना दबा के बना।
और राइस कंट्री ए किसको दे देगा, बी को, और कंट्री बी को बोला ना 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 तू राइस मत बनाई हो, तू सारा लेबर किस में लगा दे, क्लोथ में, क्योंकि तेरी एब्सोल्यूट एडवांटेज क्लोथ में, और क्लोथ बनाने के बाद तू बेटा इसको क्या दे दे, क्लोथ दे दे। तो टेक्निकली आप क्या करो, आप एक एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करो और उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करो जगदीश जिसमें आपकी क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, और बनाने के बाद जो दोनों कंट्री है वो आपस में एक्सचेंज कर लो, हो गया इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब पता है क्या पंगा क्या है, एल्फ्रेड मार्शल ये कहता है कि अगर किसी कंट्री की किसी कमोडिटी में एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है तो वो कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड ही नहीं कर सकती। ये एडम स्मिथ ने बोला। क्यों बेटा, दूसरी कंट्री आपसे करेगी क्यों, अगर मैं ही राइस बनाने में अच्छा हूं, मैं ही क्लोथ बनाने में अच्छा हूं, तो दोनों मैं बनाऊंगा ना, ऐसा इसकी थ्योरी का मानना है। क्या ये बात समझ आई? तो बेटा ये था एडम स्मिथ का थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। पहले बता रहा हूं, दो कंट्री लेनी है, सिर्फ दो कमोडिटी लेनी है, ओनली लेबर इनपुट लेना है, और इसने क्या बोला कि जिस कंट्री की एब्सोल्यूट एडवांटेज जिस कमोडिटी में है आप सिर्फ वो बनाओ, और दूसरी कंट्री को वो बनाने दो जिसकी उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और बाद में दोनों कमोडिटीज का क्या कर लो, एक्सचेंज। इस थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज में एडम स्मिथ ने पहले ही अज्यूम कर दिया कि इंटरनेशनल ट्रेड दो कंट्री के बीच में तभी पॉसिबल है जब एक एक कंट्री की दोनों जगह पे एक एक कमोडिटी में क्या है, एब्सोल्यूट। अगर किसी कंट्री की कोई भी एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है तो वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता एज पर थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये बात समझे? 110%। अब आपके पेपर में कैसा क्वेश्चन बोलेगा, आपके पेपर का क्वेश्चन बता रहा हूं, आपके स्कैनर्स में और उसमें जो दिया है, यहाँ पे कंट्री ए, यहाँ पे कंट्री बी, यहाँ पे बोलेगा टी, यहाँ पे बोलेगा कॉफी। ये बोलेगा कि ना 3 आवर में 1 यूनिट बनाता है, ये 6 आवर में 1 यूनिट बनाता है टी की, ये 10 आवर्स में 1 यूनिट बनाता है, ठीक है, और ये 2 आवर्स में 1 यूनिट बनाता है। अब सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, टी की एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास, टी की एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है, कंट्री है, क्योंकि वो 1 यूनिट प्रोड्यूस करती है एट अ लेसर आवर। भाई वो 1 यूनिट 3 घंटे में बना सकती है ना, तो टी की एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है, ए के पास। और कॉफी की, सर कॉफी की बी के पास, क्योंकि वो 1 यूनिट 2 घंटे में बनाती है। ऑन दी अदर हैंड ए को 1 यूनिट बनाने में 8 घंटे ज्यादा लगते हैं, 10 लगते हैं उसे। तो बेटा कॉफी की एब्सोल्यूट एडवांटेज किसके पास है, तो पहले ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसकी एब्सोल्यूट, टी के एडवांटेज किस पास है, कंट्री ए बी सी नन ऑफ दी अबव, ऐसे। दूसरी बात, ऐसे आगे बढ़ा देगा, कहेगा कॉफी किसको एक्सपोर्ट करनी चाहिए, क्वेश्चन लिख देगा कॉफी किसको एक्सपोर्ट। अब बेटा कॉफी वो एक्सपोर्ट करेगा जिसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज कॉफी में किसकी है, तो कॉफी को एक्सपोर्ट कौन करेगा, और टी इंपोर्ट कौन करेगा, बी। वो तो कॉफी बनाएगा ना, एक्सपोर्ट करेगा, टी को इंपोर्ट करेगा। ए जो है वो टी को एक्सपोर्ट करेगा और कॉफी को इंपोर्ट। समझ आ रही है आपको बात? बस ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एमसीक्यू के लिए तो बहुत मतलब कुछ मतलब मजेदारी है, कुछ फालतू की वो नहीं है भसड़ इसमें, इजी इजी टॉपिक है सारा। आप एक काम करिए, जल्दी से ऐसे नोट कर लीजिए पहले से, फिर मैं इसको लिखवा देता हूँ जी अपने टर्म्स में। बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे, आई होप आपको क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज बता देना यार।
हो गया बेटा, डन। आगे बढ़े, चलो जल्दी से आना, जल्दी से आएंगे बेटा। और आप लिखेंगे एब्सोल्यूट एडवांटेज में लिखना, एब्सोल्यूट एडवांटेज में लिखेंगे फटाफट। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले याद रखना बेटा, एडम स्मिथ कॉमा कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अजम्पशन का थर्ड पॉइंट क्या है सर? बेटा अजम्पशन का थर्ड पॉइंट है इनपुट से लेबर होगा। कंसिडर एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कॉमा, हाँ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन इंटरनेशनल ट्रेड, इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कॉमा इंटरनेशनल ट्रेड is mutually beneficial, is mutually beneficial when one country can produce one commodity with a clear absolute advantage, comma, while the other country excels in producing a different commodity with its absolute advantage। याद रखना बेटा, यहां पे अगर किसी एक कंट्री के पास दोनों कमोडिटी की एब्सोल्यूट एडवांटेज है तो वो कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करेगी, फिर तो उसी के पास दोनों एडवांटेजेस है ना, एडवांटेज। पॉइंट नंबर 3, एब्सोल्यूट एडवांटेज इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस more of a good using the same resource compared to competitor, compared to competitors। पॉइंट नंबर 4, स्नेहा एडम स्मिथ ने इनपुट क्या माना था? सिर्फ लेबर। तो लिख लो बेटा, एडम स्मिथ इनिशियली अप्लाइड, एडम स्मिथ initially applied this principle to international trade, comma, focusing on, बेटा एमसीक्यू आ सकता है इससे, लेबर एज द सोल इनपुट। एब्सोल्यूट एडवांटेज में डैश इज कंसिडर्ड एज द सोल इनपुट। क्या माना था? लेबर। उन्होंने कहा लेबर ही मान के चलेंगे, गुड्स को लेबर के कंपेटिवली लेंगे हम। और लास्ट पॉइंट लिख लो बेटा, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, इफ अ नेशन हैज नो एब्सोल्यूट एडवांटेज, if a nation has
नो एब्सोल्यूट एडवांटेज in any product comma according to this theory no trade will occur with other nations. तो भैया अगर आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज नहीं है किसी चीज की तो आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने से दूसरी वाली आपके साथ क्यों करें? बस जी, ये था बेटा थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज. ठीक है, तो आज के लिए वैसे इतने हैं. दो थ्योरीज कराइए, मर्केंटलिस्ट वाली और एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली. अब इसके बाद 2 या 3 थ्योरीज और बची है. अगली क्लास में हम ये वाला टॉपिक खत्म करेंगे, फिर आगे जाएंगे फॉरेन एक्सचेंज. हो जाएगा. आज 3 है ना, 7-8 तक निपटा दूंगा मैं. कल आपकी क्लास में ऑनलाइन रखूंगा. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली रात को या शाम को सुबह जब भी होगी मैसेज डाल देंगे आपको. हाँ, रात को ही होगी 9-10 बजे के करीब आपको अपडेट मिल जाएगा मैसेज में. ठीक है, हाँ तो बस 1 घंटे की रात को रखेंगे ज्यादा नहीं. ठीक है, तो कल आपकी क्लास ऑनलाइन होगी, आपको मैसेज आ जाएगा जब भी आपकी क्लास होगी. मोस्ट प्रॉब्ली रात को ही होगी 10 बजे 9 बजे के करीब. और इसको रिवाइज कर लेना यहाँ तक. चलिए, ऑनलाइन वाले थैंक यू सो मच. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट